हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज अ गॉस थ्योरम, उसका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। हेडिंग करा हुआ है विद्युत फ्लक्स। व्हाट इज दिस फ्लक्स? क्या फ्लक्स होता है? तो जब हम किसी भी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिकल लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा, तो उस पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रिकल लाइट्स पास होगी, उससे गुजरेगी। तो जो भी इलेक्ट्रिकल लाइट्स उस सरफेस से गुजरती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप फिगर में रिप्रेजेंट करें सो लेट हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए हमने वैद्युत बल रेखा खींची हुई है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल लाइट्स है सब एक दूसरे के पैरेलल है। बस हमारा जो फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, समान तीव्रता का होगा। इस फील्ड में अगर हम कोई सरफेस लेके चले, कोई पृष्ठ, लेट ये हमारा कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिकल लाइट्स पास हो रही है। तो अगर काउंट करें, अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 इलेक्ट्रिकल लाइट्स है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा 5 हो गया, लेकिन डेफिनेशन के लिए कुछ ऐसा ही है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन डिफाइन हम इसी बेस पे करेंगे। द इलेक्ट्रिकल लाइन्स पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन ए फील्ड, और फील्ड चाहे हमारा यूनिफॉर्म हो या फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसा हो सकता है? ऑफ ए पॉइंट चार्ज। अगर हम एक निर्देशांक लेके चले, लेट दिस द +2 चार्ज, इसका अगर हम एक फील्ड ड्रॉ करें तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होगी वो कुछ इस स्टाइल की होगी, रेडियल होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो ये फील्ड होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसमें भी अगर हम उस सरफेस को रख दें तो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिकल लाइट्स पास हो रही है। अगर हम उनको देखें तो 1 2 3, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो समझने के लिए तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से हम समझा सकते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi E लिखें, देन phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। बेस जो वेक्टर फ्लक्स होता है दैट इज ए डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट गुणनफल होता है E वेक्टर का और A वेक्टर का। E वेक्टर दैट इज द फील्ड वेक्टर, क्षेत्र सदिश। A वेक्टर दैट इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E vector and A vector. Here E vector, field vector, हिंदी भी कहें तो क्षेत्र सदिश, वो सदिश जो क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, क्षेत्र की दिशा को बताए, उसकी वैल्यू को बताए, दैट इज द फील्ड वेक्टर। A वेक्टर एरिया वेक्टर, जो
जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। जो लिए गए पृष्ठ के क्षेत्रफल के मान को और उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया होगा। हम जो भी सरफेस लेके चलते हैं, जो भी पृष्ठ लेके चलते हैं, उस पृष्ठ की जो नॉर्मल लाइन होती है, अभिलंब रेखा होती है, जो उसके मिड पॉइंट से पास होती है, वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हाँ, आपके पास दो वेक्टर्स है, एक ई वेक्टर है, इट्स सेकंड द ए वेक्टर। इन दोनों सदिशों का हमारा जो डॉट गुणनफल हो गया वो हो गया हमारा वेक्टर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस मामले को डॉट गुणनफल को अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ाएं, मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखें और आगे सॉल्व करें, देन फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए इनटू कॉस थीटा। ऐसा आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उस हिसाब से हमने ये लिखा हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। अगर हम फील्ड वेक्टर को इस फिगर में रिप्रेजेंट करें, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, तो फील्ड वेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल लाइंस जिस दिशा में होती है वो हमारा फील्ड वेक्टर होता है। तो सभी इलेक्ट्रिकल लाइंस पैरेलल हैं, तो हम इसके किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा हमारे पास फील्ड वेक्टर। इसके इस मिड पॉइंट पर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये हो गया एरिया वेक्टर ए वेक्टर। जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होगी, अभिलंब दिशा होगी, अगर हम एक सरफेस पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनके पीछे जो ये एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा। तो हियर इट इज फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम पृष्ठ से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द रेडिकल्स। कभी कभी रेडिकल्स में ये भी पूछा जाता है कि हम इस सरफेस को किस पोजीशन पे रखें कि हमारे फ्लक्स सबसे ज्यादा पास आउट हो, सबसे ज्यादा गुजरे, या किस पोजीशन पे रखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो वैल्यू का हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई होता है वो किस किस बात पर डिपेंड कर सकता है? तो बेसिकली तो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ई पर, क्षेत्र के मान पर, जो सरफेस है उसके एरिया पर, और एंगल थीटा पर। बेस हमने जो सरफेस को रखा है वो क्षेत्र की डायरेक्शन से किस प्रकार से रखा है, मतलब उसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन पे, इस पर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द फाई की। अगर हम किसी सरफेस को, किसी भी पृष्ठ को फील्ड के परपेंडिकुलर रखें नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सपोज करो ये प्लेन है, ये इलेक्ट्रिकल लाइंस को विद्युत बल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो ये हाथ है ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सपोज करो लेट ये इज द बुक, ये जो बुक है हमारे सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस को, पृष्ठ को, और जो पेन है ये इलेक्ट्रिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में देखो हमारा जो ये सरफेस है, ये जो पृष्ठ है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इवन दैट अब आपको जैसे लग रहा है कि हमारा सरफेस है वो फील्ड के नॉर्मल है तो थीटा 90 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। थीटा जो होता है वो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा और जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके पीछे एंगल होगा। अगर सरफेस को हम यूं रखते हैं तो इसका जो नॉर्मल होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा और उसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड लाइन है, तो अभी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमारा सरफेस फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, विद्युत क्षेत्र के अभिलंब दिशा में होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 होती है, और थीटा 0 होने पर cos 0 की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस कंडीशन में उस सरफेस से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारा सरफेस विद्युत क्षेत्र के अभिलंब होता है तो फाई का मान सबसे ज्यादा है, और किसके बराबर होगा? फाई ई मैक्सिमम इक्वल होगा ए इनटू ए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिकल लाइन के जो हमारा फील्ड है उसको पैरेलल रख के समानांतर कैसे रख सकते हैं, दोबारा से फिगर को देखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन होगा, पैर हमारा फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा सरफेस है, बुक हमारा सरफेस हो गया। इसको अगर यू रखें इस तरीके से, तो यू रखेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, हमारा जो इसका अगलग होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो दैट विल बी 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा का मान 90 होने से हमारा जो फाई होगा दैट विल बी 0 वीडियो फ्लक्स। तो डोमिगर में ये बात कभी कभी पूछी जाती है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू। तो ये दो कंडीशंस है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। यहाँ पर इस फील्ड में अगर हम इस तरह का फील्ड लेके चले और इस तरह का फील्ड लेके चले तो दोनों में एक बात थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल लाइन्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड वेक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा, ओरिएंटेड होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन्स है दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में है। तो अलग अलग दिशाओं में होने से क्या फर्क पड़ेगा, हमारा सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर को देखें तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर। यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है वैद्युत बल दिखा है वो इस दिशा में होगी, ये वैद्युत बल दिखा इस दिशा में है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में है। तो हम जो थीटा लेना है वो कैसे लेके चले, हम किस इलेक्ट्रिकल लाइन को लेके चले और उस इलेक्ट्रिकल लाइन जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं पहले तो हमें चेकआउट करना होगा कौन सी इलेक्ट्रिकल लाइन लेके चले। तो इसके लिए थोड़ा सा डाउट होता है कि विच इलेक्ट्रिकल लाइन भी हमने कंसीडर, हमें कौन सी इलेक्ट्रिकल लाइन लेनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इस केस में हम एक काम करेंगे, हमारा जो सरफेस है उसका एक छोटा सा पोर्शन लेके चलेंगे। छोटे से पोर्शन को बोलेंगे, पोर्शन का मतलब है अवयव। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलेंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं अवयव क्षेत्रफल। अवयव को एलिमेंट्री बोलेंगे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एलिमेंट्री एरिया। ये जो एलिमेंट्री एरिया जहां भी हमने लिया है वहां पर हम एक तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरा वहां पर फील्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस एरिया वेक्टर से गुजरने वाला पहले हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो कॉमन बात है। लेकिन इस केस में जहां पर हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स अलग अलग डायरेक्शन में होती है या कभी कभी इलेक्ट्रिकल लाइन्स तो पैरेलल होती है लेकिन एरिया वेक्टर्स हमारे अलग अलग दिशाओं में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लो हम ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और हम जो सरफेस है गोले के रूप में लेके चले इन फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर को है, लेकिन जब ये राउंड सरफेस है, इसका गोलाकार पृष्ठ है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा हर एक पॉइंट पर इसके सरफेस पर, इसका जो वक्र पृष्ठ है उसके हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर अलग अलग दिशा में होगा। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा ए वेक्टर। हम ये वाला पॉइंट लेके चले तो एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा, इसके नॉर्मल अगला परपेंडिकुलर। हम यहाँ पॉइंट लेके चले तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, हम ये पॉइंट लेके चले तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो एक दोनों केसेस में कौन से दो केसेस, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइन्स अलग अलग डायरेक्शन में हो या एरिया वेक्टर्स हमारे अलग अलग डायरेक्शंस में हो, तो हमें बस एक काम करना होता है कि हम जो भी सरफेस लेके चलते हैं उस सरफेस हम एक एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलेंगे, एक अवयव क्षेत्रफल लेके चलेंगे। उस अवयव क्षेत्रफल पर हम दो वेक्टर्स बनाएंगे, एक तो डी वेक्टर बनाएंगे और दूसरा ई वेक्टर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे डी वेक्टर बनाया, अगर दिया तो इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा डी वेक्टर, स्मॉलेस्ट सेक्शन है इसलिए
यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ये होगा ई वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा देखेंगे और इतने पोर्शन से इस हिस्से से गुजरने वाला हम निकालेंगे वेक्टर फ्लक्स। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी डी फाई की। डी फाई इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। हम जब ये वाली सरफेस लेके चलेंगे तो इसका हम यहाँ पे एलिमेंट्री पोर्शन बनाएंगे। इस एलिमेंट्री पोर्शन में हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे डीए, दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे ई वेक्टर। एक बीच का एंगल देख लेंगे और बीच का एंगल देखने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे डी फाई की। यह डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सिंपल। और सिंपलीफाई करें तो e into dA cos थीटा। व्हाट इज द डी फाई? अगर आप देखो तो डी फाई इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन। अब हम क्षेत्रफल से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स डी फाई। अब कंप्लीट सरफेस से कितना हमारा फ्लक्स गुजरेगा इस पूरे सरफेस से, या इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा जो हम सरफेस लेके चलेंगे उसका हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन के साथ है, हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है लेकिन वी हैव राइट। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई। पूरे सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल e into dA into cos थीटा। दिस फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल e into dA into cos थीटा। हम ये फॉर्मूला लगा करके हम डेरिवेशन को, जो भी आगे चल के डेरिवेशन होते हैं उनको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। इस तरह से कोई न्यूमेरिकल तो नहीं होगा लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर के डेरिवेशन आगे हमारी हेल्पफुल होगी। तो ये सब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। डेफिनेशन में सबसे पहले दी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फार्मूला दिया। यूनिफॉर्म फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला लिखें? अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बेशक अगर फील्ड लाइन्स अलग अलग डायरेक्शंस में है या एरिया वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो हमारा क्या तरीका होगा, वो आपको पॉइंट आउट करना है। और फाइनली बस हमें एक दो बात और बतानी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फाई। वेक्टर फ्लक्स की दिशा क्या होगी? एक तो मतलब यूनिट क्या होगी, दिशा में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, बस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। दैट नॉट ए पॉइंट। वेक्टर फ्लक्स हमारे धनात्मक मान का भी हो सकता है, वेक्टर फ्लक्स हमारे नेगेटिव वैल्यू का भी हो सकता है। हम वेक्टर फ्लक्स को पॉजिटिव तब मान के चलते हैं जब इलेक्ट्रिकल लाइन्स उससे बाहर आ रही हो, आउटसाइड सरफेस से बाहर आती हुई प्रतीत हो। दे आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। जिस अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद पृष्ठ है और उससे इलेक्ट्रिकल लाइन्स पास हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रिकल लाइन्स उसके अंदर से बाहर को आ रही होगी तो वी विल एज हमें कंसीडर करके चलेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रिकल लाइन्स अंदर को मूव कर रही होगी देन इट विल बी नेगेटिव। यूनिट लेके चलेंगे तो इसके इसका वाक्यक्रम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू e into a into cos थीटा। इसे हम इसका मात्रक लिखेंगे। कैसे मात्रक लिखेंगे? यूनिट वी हैव टू राइट। यूनिट लिखेंगे तो e की जो यूनिट होती है वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो दो मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन क्यू डॉट के हिसाब से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपको डेफिनेशन दी होगी तो फॉर्मूला बताया होगा, उसके हिसाब से E का जो मात्रक होगा वो न्यूटन अपॉन कूलम होगा। दूसरा मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर, पोटेंशियल के हिसाब से। तो अगर इसका मात्रक हम न्यूटन अपॉन कूलम लेके चले, न्यूटन अपॉन कूलम, ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होगी न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये तो एक मात्रक हो गया। इसकी सेकंड यूनिट भी हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा पॉइंट दिया था। अगर हम ई के मात्रक को वोल्ट अपॉन मीटर लिखें, वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैसे, तो सेकंड यूनिट होगी वोल्ट इनटू मीटर यूनिट। दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट। तो दो मात्रक होते वैक्टर फ्लक्स की, एक मात्रक हो गया न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, सेकंड यूनिट हो गई वोल्ट इनटू मीटर।
डाइल्यूशन फॉर्मूला अगर हम निकालें तो डाइल्यूशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। डाइल्यूशन फॉर्मूला हम इस यूनिट के हिसाब से निकालेंगे। तो न्यूटन का डाइल्यूशन फॉर्मूला है mLT-2, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इनटू मीटर स्क्वायर का हो गया L2, अब कूलम्ब का हो गया A into T। बेस अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी mL3 T-3 A-2 इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो दिस वाला all about the electric flux. Thanks a lot.